हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम जान लेते हैं कि इससे पहले हमने पढ़ा क्या था। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कवकों का आर्थिक महत्व, है ना। हमने उसमें देखा था अगली वीडियो में कि इनसे क्या हमें फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे वो हम आपको बता देते हैं कि हम लोग अब इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कवक किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, या फिर कवक अपनी संख्या को किस प्रकार बढ़ाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। और चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख रखा है कि कवकों में जनन 3 प्रकार से होता है। ठीक, मतलब कवक जो अपनी संख्या बढ़ाते कितने प्रकार से बढ़ाते? 3। पहला है वर्धी जनन या कायिक जनन जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तीसरा है लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जनन जान लेते हैं कि जनन होता क्या है। जनन का मतलब देखिए क्या होता है, संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही जनन कहलाती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पक्षियां होती हैं, है ना, वो अंडे देती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं, है ना। तो मतलब ये संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती? जनन कहलाती है। और यह विभिन्न जीवों में कई प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, ये 3 प्रकार हो गए। कवकों में 3 प्रकार से जनन पाया जाता है। ठीक है, मतलब 3 तरीके से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। पहला है आपका कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम कायिक जनन को देखते हैं। देखिए, कायिक का मतलब होता है, कायिक जनन का मतलब होता है कि इसमें पौधे का कोई विशेष भाग या फिर पौधे का हो सकता है कोई भी भाग संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपने गुलाब की टहनी लगा करके देखा होगा, नया पौधा बन जाता है ना। उसमें तो कुछ नहीं होता है, वो तो सिंगल ही होता है। तो ये कायिक जनन का एक प्रकार होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो कायिक जनन समझ में आ गया ना कि पौधे का कोई भी भाग, ठीक है, या फिर पौधे के कायिक भागों में संतान उत्पन्न करने की या जनन करने की क्षमता पाई जाती है। इसी को प्रजनन बोलते हैं या फिर कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो कायिक जनन प्रमुख रूप से 5 प्रकार से होता है कवकों में, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहला है विखंडन। विखंडन का मतलब इंग्लिश में इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। जैसे आप ईटा पत्थर को तोड़ते हैं ना, विखंडित कर देते हैं कई बार खेलते खेलते, वही चीज है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक कोशिका है। ठीक है, कवक की कोशिका है। किसकी? कवक की, फंजाई की कोशिका है। तो ये क्या करती है कि पहले आकार में बढ़ती है। क्या होगा? पहले आकार में बढ़ेगी, देख लो बड़ी सी होगी, है ना। फिर क्या होता है कि किसी बाहरी दबाव, खिंचाव, दबाव, तनाव के कारण ये क्या होती है, 2 भागों में टूट जाती है। 2 भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। ये देखिए हमने यहाँ तोड़ दिया है। और प्रत्येक कोशिका नए जीव को जन्म दे देगी। अब ये एक कवक हो गया, एक कवक, ये 2 हो गए ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती? विखंडन, जिसमें कवक पहले या फिर कवक सूत्र पहले लंबाई में बढ़ता है, फिर किसी बाहरी दबाव के कारण, खिंचाव कारण कई भागों में या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। ये चीज समझ में आ गया, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद एक है विभाजन। विभाजन का मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि बंटवारा हो रहा है जैसे, है ना। अब वो बंटवारा किस प्रकार होता है वो देख लेते हैं हम लोग। कवकों में भी बंटवारा होता है, मनुष्य तो करते हैं, है ना, घर का बंटवारा। घर के बंटवारे में क्या होता है, देखिए, लोग मान लीजिए एक घर होता है, 2 भाई हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो वो लोग बीच में क्या कर लेते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक दीवार खींच लेते हैं ना, इधर उनका इधर उनका, ऐसे ही होता। तो कवक भी मनुष्यों से इस चीज को सीख लिए, है ना। तो ये लोग भी विभाजन करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए कि ये कोशिका है कवक की, किसकी? कवक की। तो इसमें एक भित्ति बनती है, इसको अनुप्रस्थ भित्ति बोलते हैं, बीच में बन जाती है। जैसे हमने बताया ना कि मनुष्यों में बंटवारा होता है,
उसी तरीके से इसमें एक अनुप्रस्थ भित्ति बनती है और ये इस भित्ति से बाद में क्या होता है कि यह भित्ति कवक को दो भागों में विभाजित कर देती है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए विभाजित कर दिया तो दो कवक बन गए, है ना। तो ये होता है विभाजन। विभाजन में आपको समझ में आ गया होगा ना कि कवक में बीच में एक अनुप्रस्थ भित्ति बनती है और वह कवक को दो बराबर भागों में या फिर दो भागों में विभाजित कर देती है। तो इस प्रकार का जनन विभाजन कहलाता है, ठीक है। उतना ज्यादा डीपली दिया नहीं है, इसलिए हम लोग भी केवल पढ़ रहे हैं, पता हो जाए कि होता क्या है ना। किताब में पूरा उतना नहीं दिया, लेकिन अब मुकुलन क्या है, विभाजन क्या है मन में आता है, इसलिए हम इस सब चीज को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो मुकुलन देखिए क्या होता है। मुकुलन ये ज्यादातर ईस्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट गोल सी संरचना होती है, एक कवक का प्रकार होता है, ठीक है। मुकुलन में क्या होता है कि उसके शरीर से एक बड निकलती है। बड का मतलब समझ रहे हैं आप, कलिका। मान लीजिए ये देखो निकली, पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे निकले, फिर ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये देखो यहां से टूट जाएगा। मुकुलन में क्या होती है कि जो कवक तंतु होता है उससे एक कलिका निकलती है, ठीक है, कली की तरह कलिका निकलती है और वो विभाजित होकर के नए जीव को जन्म देती है। तो ये मुकुलन हो गया, समझ में आया ना। मुकुलन में क्या होता है, एक कलिका निकलती है, कलिका बाद में विभाजित होकर के नए जंतु या जीव को जन्म देती है। ये हो गया, ये हो गया आपका मुकुलन। ये ईस्ट में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ऑडियम। देखिए ऑडियम में क्या होता है कि कई बार मान लीजिए कि ये कवक तंतु है, ठीक है, ये कवक तंतु है मतलब कि कवक, ठीक है। इसमें कई बार होता है कि इसके ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, और ये टुकड़े इन्हीं को ऑडियम बोलते हैं, इन्हीं को ऑडियम बोला जाता है, ठीक है। तो ये टुकड़े विभाजित जो हो जाते हैं कवक तंतु से, कई बार छोटे छोटे टुकड़े विभाजित हो जाते हैं और ये टुकड़े ऑडियम कहलाते हैं और यही आगे चल करके अनुकूल परिस्थितियों में नए कवक का निर्माण करते हैं, नए कवक का निर्माण करते हैं। तो अब ये भी समझ में आ गया ना कि ऑडियम में क्या होता है, कवक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग सब्जी काटते हैं, मान लीजिए आपने शलजम को काटा छोटे छोटे टुकड़ों में और आपने फेंक दिया उसको, तो नया पौधा बन जाए। शलजम में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा होता है। अगर आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं या फिर वो स्वयं विभाजित हो जाता है छोटे टुकड़ों में, तो उसको ऑडियम बोलते हैं और ये भी नए कवक तंतुओं का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो ये हो गया आपका ऑडियम। उसके बाद है क्लेमिडो बीजाणु। इसमें क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्लेमिडो बीजाणु, इसमें क्या होता है कि देखिए जो कवक होते हैं वो बीजाणु बनाते हैं जो चल होते हैं, ठीक है। इनमें कसाव पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, चलने में सहायता करते हैं। तो क्लेमिडो बीजाणु क्या होता है, कई बार कवक क्या करते हैं कि बीजाणु बनाते हैं और उनके ऊपर एक परत जम जाती है, ठीक है, और ये परत प्रतिकूल परिस्थितियों से इस कवक के बीजाणु की रक्षा करती है, ठीक। अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो ये कवक, ये जो बीजाणु है विकसित होकर के नए कवक तंतु का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लेमाइडो बीजाणु। तो आपको वर्धी जनन समझ में आ गया होगा ना। हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। वर्धी जनन देखिए, विखंडन, विखंडन का मतलब कवक दो भागों में या दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है। विभाजन, अनुप्रस्थ भित्ति बनती है फिर विभाजित हो जाता है। मुकुलन किसे कहते हैं, मुकुलन में शरीर से एक कलिका निकलती है और कलिका विभाजित होकर के नए कवक तंतुओं का निर्माण करती है, मुकुलन हो गया। उसके बाद है आइडियम। आइडियम का मतलब होता है कि कवक तंतु छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है जिन्हें आइडिया बोलते हैं और ये आइडिया आगे चल करके कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, ये हो गया। उसके बाद है क्लेमाइडे बीजाणु। कई बार होता है कि जो कवक के तंतु होते हैं उसमें से बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या फिर उसमें से जो संरचनाएं बनती हैं वो क्या करती हैं कि
पानी में तैरती हुई होती हैं, ठीक, क्योंकि इनमें कसाब पाए जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये भी एक नए कवक तंतु का निर्माण करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो ये हो गया वर्धी जनन। ठीक है, आप केवल जान लीजिए, एक एक लाइन देख लीजिए इसको, है ना। उसके बाद चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कायिक जनन। चलिए अब हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन। हमने वर्धी जनन देख लिया है। देखिए अलैंगिक जनन सबसे पहले जान लेते हैं कहते किसे हैं। अलैंगिक जनन कहा जाता है यदि कोई एकल जनक संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है तब उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है ना, एक नर होता है एक मादा होती है। नर अकेले जनन नहीं कर सकता, संतान नहीं उत्पन्न कर सकता, अकेले मादा भी नहीं कर सकती, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन में अकेले जीव ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से कवकों में तीन प्रकार से होता है, एक चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु और एक कोनेडिया जिसे करड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, तो चल बीजाणु क्या होता है, ये विशेष करके सिंकीटियम नामक एक कवक होता है उसमें पाया जाता है। तो चल बीजाणु जब देखिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं कवक के लिए, तो अनुकूल परिस्थितियों में वो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। वे बीजाणु जमीन पर मान लीजिए नमी का वातावरण आ गया अच्छा सा, है ना, तो फिर क्या होता है कि सिंकीटियम बीजाणु उत्पन्न करता है जो गति करते हैं। ठीक है, तो जहां पर उसको अनुकूल वातावरण मिल गया तो वहां पर ये वो नए कवक तंतु का निर्माण कर लेता है। समझ में आया ना। तो ये चल बीजाणु कब बनाते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में। ये एक चल बीजाणु प्रकार का जनन सिंकीटियम में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये चल नहीं सकते या गतिमान नहीं होते हैं। ठीक है, तो अचल बीजाणु क्या होते हैं, ये कुछ कवक जैसे राइजोपस अचल बीजाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये बीजाणु चूंकि चल तो पाते नहीं, तो मतलब बीजाणु का निर्माण किया और बीजाणु वहीं पर गिर करके, बीजाणु नाम आ रहा है ना, तो बीजाणु वहीं पर गिर करके नए कवक का निर्माण करते हैं। आया समझ में, मतलब ये चल नहीं पाते तो ये मान लीजिए कि भाई एक पौधा लगा, ठीक है, तो यहाँ से बीज गिरेंगे तो यहीं पर तो नए पौधे को जन्म देंगे, है ना, उस तरीके से होता है। तो अचल बीजाणु राइजोपस में पाया जाता है। उसके बाद है कोनेडिया, ये करड़ा पेनिसिलिन में होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि जो कवक होता है पेनिसिलिन होता है, ठीक है, मान लीजिए उसका इस तरीके से पौधा होता है, तो वो क्या करता है कि बीजाणु मुक्त करता है। ठीक है, इनको कोनेडिया बोलते हैं। ये क्या है, इन्हीं को कोनेडिया कहा जाता है। ये पेनिसिलिन के अगले हिस्से से निकलते हैं और ये निकल करके इन्हें कोनेडिया कहा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से निकल करके अनुकूल परिस्थितियों में नए कवक को जन्म देते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना कि कवकों में अलैंगिक जनन तीन प्रकार से, चल बीजाणु, अचल बीजाणु और कोनेडिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि कवकों में किस प्रकार से लैंगिक जनन पाया जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो कवकों में लैंगिक जनन, इसमें पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जो कवक होते हैं उनमें लैंगिक जनन बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, जैसे मनुष्यों में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, मनुष्यों में कायिक जनन और अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता कि उनका ये अंगूठा काट के फेंक दो तो नया अंगूठा या फिर नया जीव जन्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। कवकों में मनुष्यों में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। तो वही कवक जो है, क्योंकि निम्न स्तर के पौधे होते हैं, जीव होते हैं, इसलिए इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है लेकिन बहुत कम। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर जो पाया जाता है वो तीन चरणों में होता है। ठीक है, एक होता है कोशिका द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन। चलिए अब हम लोग इसको एक एक को समझते हैं, इसमें होता क्या है। देखिए जो युग्मक, आपको भी पता होगा कि लैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता होती है। एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होती है। ठीक है, तो कवक क्या करते हैं कि युग्मक का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि ये दो युग्मक हैं, एक नर है एक मादा है। समझ में आया ना। मान लीजिए ये नर युग्मक है और मान लीजिए कि ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक। ठीक है, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक।
तब लैंगिक जनन में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य संलयन, पहले ये क्या करेंगे कि पास पास आती हैं, ये देखो यहाँ पर ये पास पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद इनके बीच का ये जो आवरण होता है ये नष्ट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर हमने नष्ट कर दिया। और देख लीजिए अब इनका कोशिका द्रव्य का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो ये तरल पदार्थ भरा होता है, यही तो होता है ना कोशिका द्रव्य। एक केंद्रक होता है दोनों में, ऐसी संरचनाएं होती है ना। तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक मान लीजिए पहले समीप आते हैं, समीप आने के बाद में बीच की भित्ति नष्ट हो जाती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है, और कोशिका भित्ति भी नष्ट हो जाती है, और ये इन दोनों का जो होता है कोशिका द्रव्य वो मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य संलयन या प्रोटोगैमी कहा जाता है। समझ में आया ना। कोशिका द्रव्य संलयन का मतलब, संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना, जुड़ना, है ना, जुड़ना एक तरीके से। तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य देख लीजिए जुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें ये केंद्रक है और इसमें ये केंद्रक है, ये दोनों पास पास आते हैं। मान लीजिए कि अब ये ऐसे कोशिका बन गई, फिर केंद्रक भी आपस में मिल जाते हैं। केंद्रक भी क्या होते हैं कि आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें जो केंद्रक होता है, अगर मान लीजिए वो सिंगल केंद्रक है तब उसको अगुणित बोलते हैं, एन से लिखते हैं, ठीक है, इसको भी हम एन से लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगुणित है। अब यहाँ पर आ करके ये दोनों मिल जाते हैं तो हम केंद्रक को फिर द्विगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। यहाँ पर देखिए द्विगुणित हो गए। अब उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए केंद्रक मिल रहे हैं, इसको केंद्रक संलयन बोलते हैं। कैरियोगैमी शब्द यूज किया जाता है इंग्लिश में। केंद्रक संलयन का मतलब क्या होता है कि केंद्रक का आपस में जुड़ना या मिलना, जुड़ जाना आपस में, है ना, केंद्रक संलयन कहलाता है। तो यहाँ पर अगुणित कोशिकाएं थी, ठीक है, अगुणित केंद्रक है देखो, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गई तो 2n हो गया, इसको द्विगुणित केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक तीसरा स्टेप होता है अर्धसूत्री विभाजन का। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इनका आधा आधा बंटवारा हो जाता है, मतलब कि ये द्विगुणित से फिर से अगुणित हो जाती है। ये इसके अंदर, इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं, समझ में भी आ जाएगा। मान लीजिए ये देखिए एक कोशिका है, ठीक है, इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होता है। ये केंद्रकों की बहुकेंद्रीय अवस्था बोलते हैं, बहुकेंद्रकीय अवस्था भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए बहुत सारे केंद्रक हो गए और सिंगल सिंगल हो गए, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ पर 2n थी तो एक n बचेगी, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से एक n बचेगी और कई सारे केंद्रक बन जाते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या होता है कि जब ये विखंडित होता है, मान लीजिए कि बहुत सारे केंद्रक हैं इसमें, ठीक है, और वो अपने चारों तरफ एक आवरण भी बना लेते हैं इस तरीके से। फिर एक समय आता है जब ये केंद्रक और जब बहुत सारे हो जाते हैं तो ये कोशिका क्या होती है, फट जाती है। जैसे भाई गुब्बारे में आप पानी भरते जाइए, एक टाइम आएगा फट जाएगा, हवा भरते जाइए, एक टाइम आएगा फट जाएगा। तो उसी तरीके से बहुत सारे अर्धसूत्री विभाजन होता है, बनती जाती, तो ये क्या होता है, फट जाता है। तो यहाँ से जितने केंद्रक होते हैं उतनी ज्यादा कवक तंतुओं का निर्माण होता है। आया समझ में ना। सबसे पहली चीज देखो, मान लीजिए कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों पास पास आते हैं। पास पास आने के बाद में इनकी बीच की कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य कला नष्ट हो जाती है और इनका बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है वो मिक्स हो जाता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य संलयन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्रक भी पास पास आते हैं। देखिए यहाँ पर अगुणित केंद्रक है, अगुणित केंद्रक है ना, केंद्रक है, तो वो यहाँ पर जब केंद्रक भी बीच बाद में जुड़ जाते हैं तो इसको द्विगुणित केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मुक्त होकर के बताया ना, अब उसके बाद यहाँ पर ये द्विगुणित केंद्रक बनते हैं और उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर द्विगुणित केंद्रक है, जबकि ठीक है इसको एक गुणित करना रहता है, ठीक है, तब अर्धसूत्री विभाजन होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्योंकि यहाँ पर डबल है
उसको सिंगल करने के लिए या गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होती है। अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या देख लीजिए यहाँ पर आधी हो जाती है। फिर तमाम सारे केंद्रक बनते हैं, कई सारे केंद्रक बनते हैं। ये केंद्रक अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण कर लेते हैं और जब बहुत सारे इसमें हो जाते हैं तो कोशिका फट जाती और ये मुक्त होकर के प्रत्येक केंद्रक एक नए कवक का निर्माण करते हैं। तो आपको कवकों में लैंगिक जनन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हालांकि ये थोड़ा बहुत कठिन सा लग रहा था, ठीक है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा तो आसान हो गया होगा। तो इस तरीके से कवकों में जनन समाप्त होता है।